नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिनको जानने के बाद, जिनको समझने के बाद आपकी रुचि उन विषयों में और बढ़े। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि जैसा आप सब जानते हैं कि हम निरंतर आपके लिए म्यूज़िक पर यानी कि संगीत पर कुछ लेक्चर्स लेकर आते हैं और इन लेक्चर्स के माध्यम से हम आपके अंदर, जैसा हमने कहा, कि एक रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो तमाम छात्र छात्राएं जो संगीत में अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं, संगीत को लेकर आगे चल रहे हैं, तो उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हम इन लेक्चर्स का आयोजन करते हैं। बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से आज की सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए और संगीत को और जानने समझने के लिए हम हमारी श्रृंखला जो रागों पर आधारित है आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम खास तौर पर बात करेंगे राग भीम पलासी के बारे में, और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी। डॉक्टर सरिता दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में संगीत विभाग में एचओडी हैं। निरंतर ये एडुसेट के माध्यम से आपको विभिन्न रागों से अवगत करती हैं और बताती हैं किस तरीके से रागों का संबंध है प्रकृति के साथ, किस तरीके से रागों का संबंध है प्रत्येक मनुष्य के साथ। इनके बारे में आपको और बताना चाहूँगी। उत्तराखंड संस्कृति एवं संगीत इनकी पुस्तक है। कभी आपको वक्त मिले तो जरूर इसके पन्ने पलटिएगा और उन पन्नों के साथ जो हर एक शब्द उसमें छुपा हुआ है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इनके बारे में आपको और बताना चाहूंगी कि ये आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के नेशनल आर्काइव के साथ इनका संबंध है। संबंध कुछ इस प्रकार से है कि इन्होंने यहाँ पर श्रृंखलाओं पर आधारित कुछ कार्यक्रम बनाए हैं, जिनमें से हैं उत्तराखंड के पर्वतों का संगीत, और साथ ही साथ जो दूसरा कार्यक्रम है जिसको बनाने में इनका सहयोग रहा है वो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उत्कर्ष केंद्र। बताना चाहूँगी बहुत छोटी उम्र से इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। पंडित शंकर नाथ पाटिल और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति द्वारा इन्होंने तालीम ली और निरंतर टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से आपको अवगत करती हैं, आपके कानों में वो मधुर स्वर घोलती हैं। और आज जब हम राग भीम पलासी की बात कर रहे हैं, ये स्वयं आपको गाकर बताएंगी वो राग, आपको समझाएंगी वो राग। और बताना चाहूँगी कि इनके साथ संगत करने के लिए गगनजीत कौर जी मौजूद हैं तानपुरे पर, जो खुद भी गुरुमत संगीत की ज्ञाता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं पार्थ सिन्हा जो तबले पर इनको संगत करेंगे। तो बिना वक्त ज़ायर किए आइए डूब जाएं इन रागों में और इन्हें समझने की कोशिश करें। और एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे और जितने भी मेहमान हैं गगनजीत कौर जी और पार्थ, इनका भी हम एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। और सरिता जी, बस अब सब आपकी ओर। धन्यवाद। आज का राग, जैसे आपने पहले ही बता दिया, राग भीम पलासी। राग भीम पलासी बहुत ही सुमधुर राग है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस राग का बखूबी प्रयोग हुआ है, बखूबी गाया जाता है। ये राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि कहेंगे कि सुगम संगीत में भी, फिल्मी म्यूज़िक में भी इस राग को बहुत प्रयोग में लाया गया है। और क्योंकि ये ख़ुद में इतना सुंदर है, इतने खूबसूरत तरीके से गुथा हुआ राग है, तो इस राग की जो खूबसूरती है उसको जब आप राग को जानेंगे तो आपको स्वयं ही समझ में आएगा कि राग में वो क्या बात है, वो कौन सी स्वर संगतियाँ हैं जिससे राग इतना खूबसूरत और इतना मधुर है। चलिए, राग भीम पलासी जो राग है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। राग भीम पलासी काफ़ी थाट का राग है। काफ़ी थाट यानी जिस परिवार से, जिस थाट से इसकी उत्पत्ति हुई हो, जिस थाट से ये राग जन्म लिया है, उस थाट का नाम है काफ़ी थाट। अब जैसे कि काफ़ी थाट जो है उसके अंतर्गत आने वाले राग जो हैं उनमें गांधार और निषाद कोमल होते हैं, अधिकतर यही देखा गया है। तो इसके इस हिसाब से हम देखते हैं तो भीम पलासी राग भी बिल्कुल उपयुक्त होता है। पहचान एकदम से आ जाती है कि ये किस थाट के अंतर्गत इस राग को डाला जाए या किस थाट की से ये राग निकला है, वो एकदम पहचान में आ जाता है इसके स्वरों को देखकर। और इस राग में जो वादी स्वर है वो है मध्यम और संवादी स्वर है षड्ज।
यानी सा और म इन दोनों का की संगति है। और ये राग जो है जब हम इसको गाते हैं या बजाते हैं तो तानपुरे पर जो पहली जो तंत्री है या पहला जो तार है वो हम पंचम पर मिलाते हैं, और पंचम और षड्ज के संवाद या उस स्केल को लेकर हम इस राग को गाते हैं। अब ये तो मैंने बताया आपको थाट के विषय में और वादी और संवादी के विषय में। इस राग की जो जाति है वो औडव संपूर्ण है। जैसे कि आप नाम से आपको समझ में आ गया कि औडव यानी 5 सुर और संपूर्ण यानी कि 7 स्वर। तो इसका मतलब है कि आरोह यानी जब हम असेंडिंग ऑर्डर या हम नीचे से ऊपर की तरफ क्रम से स्वरों का प्रयोग करते हैं तो वो आरोह कहलाता है। और आरोह में इसमें 5 ही स्वर हैं। और अवरोह यानी डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम ऊपर से क्रम संख्या के आधार पर जब हम नीचे की तरफ गाते हैं तो उसे अवरोह कहते हैं, और इसमें सारे स्वरों का प्रयोग होता है। तो प्रश्न जायज़ सी बात है कि कौन से स्वर हैं जो कि इसमें प्रयोग नहीं होते। ये हैं ऋषभ और धैवत आरोह के समय, तभी इसकी जाति जो है वो औडव है। और अवरोह में सभी स्वर जो है 7 स्वर प्रयोग हो रहे, तो इसका मतलब अवरोह इसका संपूर्ण है। तो जाति बनी औडव और संपूर्ण। तो औडव संपूर्ण जाति के अंतर्गत आने वाले इस काफी थाट के राग को बड़े मधुरता के साथ गाया बजाया जाता है। और इस राग का जो गायन समय है वो जिस समय हम आपसे यदि कहें कि 3-4 बजे का जो समय है दोपहर का, यानी दिन का जो अंतिम प्रहर होता है उसमें इस राग को गाया जाता है। दिन का तीसरा प्रहर जो मैं कहूँगी उस समय इस राग को गाया जाता है, और उस समय गाने से इसका जो भाव जो सामने प्रकट होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो रागों की जो एक समय या टाइम थ्योरी जो दी गई है वो बहुत ही सोच समझकर निर्धारित की है शास्त्रकारों ने, और उसके हिसाब से ये राग जो इसको समय दिया है दिन का तीसरा प्रहर, उसमें राग बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब जैसे आपको बताया कि इसका थाट बताया है, वादी संवादी समय जाति आपको बताई है। इसके अलावा जब राग में हम गाते हैं तो न्यास के स्वर कौन से हैं, यानी किन स्वरों पर अधिक टिका जाता है, वो है षड्ज, मध्यम, पंचम और गांधार। तो गांधार जो है वो कोमल प्रयोग होता है, इसीलिए उस पर जो है उसकी एक अलग ही खूबसूरती है, उसकी अलग ही मधुरता है। और राग में इसका जो अन्य स्वरों के साथ जो संगति होती है वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसको हम आगे अपने जब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो जब स्वरों के विषय में आपको बताएंगे तो हम इस राग के बारे में और अधिक डिटेल से हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं राग भीम पलासी। राग भीम पलासी की मधुरता जो है, उसकी जो खूबसूरती है या उसका जो भाव है, एक छोटे से भजन से शुरू करते हैं। और इस भजन को, ये भजन जो है ये राग भीम पलासी पर पूरी तरह से आधारित है। और देखिए सुनने में ही इसके स्वर इतने खूबसूरत लगते हैं। मन ना भय 10-20 ऊधो मन ना भय 10-20 एक भयो सो गयो श्याम संग एक भयो सो गयो श्याम संग को अवधाने को अवधाने ईसो धो मन ना भय
10 20 ऊदो मन ना बहे 10 20 ऊदो मन ना बहे 10 20 ऊदो मन ना बहे 10 20। तो इस भजन में आपने सुना होगा कि एक इसका अलग ही रंग आता है। राग जो है उसका अर्थ है, परिभाषा जब उसकी है तो राग का एक अर्थ होता है रंग, यानी कौन सा भाव जो है वो राग अभिव्यक्त करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम राग भीम पलासी के स्वरों को लेते हैं तो बहुत ही मधुर और बहुत ही खूबसूरत सा जो है भाव सामने आता है और श्रृंगार इसमें बहुत ही सुंदर लगता है। श्रृंगार रस, अब श्रृंगार तो संयोग का भी हो सकता है और वियोग का भी हो सकता है। तो जैसे इस भजन में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जब मथुरा से अपने मित्र ऊधो को जो भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, तो गोपियाँ कह रही हैं कि ऊधो मन न भये 10 20, कि हमारे पास 10 20 मन नहीं थे, एक मन था वो तो शाम के साथ चला गया। तो ये जो एक भाव है ये इस राग में जो है वियोग श्रृंगार का जो भाव है बहुत ही खूबसूरत तरीके से अभिव्यक्त किया गया है इस भजन के द्वारा। तो चलिए राग भीम पलासी की जब हम बात करते हैं, कुछ तो आपको ये आपने जान लिया होगा कि किस प्रकार का इस राग का चलन है। तो लेकिन हम जब राग को जानना चाहेंगे तो उसके आरोह अवरोह और पकड़ क्या हैं, इससे हम आरंभ करते हैं। तो राग भीम पलासी का आरोह। नी सा नी सा ग म पा नी सा सा जैसे मैंने बताया कि आरोह में औड़व जाति है, अवरोह जो है वो संपूर्ण है, तो औड़व संपूर्ण जाति का राग। तो राग के आरोह अवरोह से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब आरोह गाते हैं तो ऋषभ और धैवत का पूर्णतया से इसको निषेध है इस राग के आरोह में प्रयोग करना। तो नि सा ग म पा नी सा सा नी द प म ग रे सा। तो इस प्रकार से इसका ये आरोह और अवरोह है। अब इस राग की पहचान कैसे होगी? पहचान के लिए हर राग का अपना एक स्वर समुदाय होता है जिसको गाते ही या जिसको सुनते ही पहचाना जा सकता है कि ये अमुक राग है। तो राग भीम पलासी का जो पहचान है वो कुछ इस प्रकार से, या हम कहें कि भीम पलासी की जो पकड़ है वो इस प्रकार से है। नि सा ग म पा म प ग रे सा नि ग रे सा। इतना कहने पे अपने आप राग भीम पलासी आता है। या हम और देख सकते हैं प नि सा नि द प म प ग म ग रे सा। तो ये कुछ ऐसे स्वर समुदाय हैं, कुछ ऐसे स्वर गुच्छ हैं जो कि राग भीम पलासी को एकदम स्पष्टतया और रागों से अलग कर देते हैं। उसकी पहचान है, उसका क्या कहना चाहिए, उसकी पकड़ है। तो राग भीम पलासी जो है उसके स्वरों का जिस तरह से प्रयोग है उसमें हमने ये ध्यान देना है कि जिस प्रकार से हमने बताया कि आरोह में स्वरों का प्रयोग होता है, ऋषभ और धैवत वर्ज होते हैं, उसी प्रकार से अवरोह जो है उसमें सभी स्वरों का प्रयोग है। तो हम अपने आलाप या अपने पकड़ के समय जो है हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि राग में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर हैं उन्हीं को उसी प्रकार से, उसी डिसिप्लिन में जो है हम उसको गाएंगे या उसको बजाएंगे। अन्यथा
थोड़ा सा भी हम उसको अलग करें तो राग बदल जाएगा। यदि हम किसी स्वर को उसमें जो प्रयोग नहीं होता है उसको हम प्रयोग करेंगे तो राग बदल जाएगा, या स्वर का जो स्वरूप है उसको न फॉलो करके हम दूसरा स्वरूप ले लेंगे, यदि कोमल है या शुद्ध है उसको हम यदि बदल देंगे तो भी राग जो है वो बदल जाएगा या बिगड़ जाएगा, कोई और राग वो हो जाएगा। तो हमने राग को शुद्ध रूप से राग को जानने के लिए आपको बताया कि इसके आरोह में कितने स्वर प्रयोग होते हैं, उनका कौन सा स्वरूप है, और अवरोह में किस प्रकार से स्वर प्रयोग होते हैं, उनका कौन सा स्वरूप है। तो ये हमें इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। राग भीम पलासी जो है उसके विषय में कुछ शास्त्रकारों ने अपने ग्रंथों में उसके बारे में बताया है। तो जो कुछ भी मैंने विशेषताएं इसकी बताई हैं राग भीम पलासी की, वो उन्होंने सूत्र के रूप में, यानी हम कहें कि इसको कह सकें कि श्लोकों के रूप में या सूत्र के रूप में बताया है। तो वो एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि संक्षेप रूप में राग को जान ले। अब हम देखते हैं कि राग कल्प द्रुमांकर जो है उसमें इस राग के विषय में क्या कहा गया है। प्रोक्ता भीम पलाशिका गम निभयाम कोमलेर मंडिता प्रारोहे रिधवर्जिता प्रखतिता पूर्णा अवरोहे पुनः वादी मध्यम इरितो भवति संवादी तू षडज स्वरो या में चेह तृतीय के अहनि बुधेर गीता मनोज्ञ स्वरेह। तो मेरे ख्याल से इस सूत्र में तो सभी बातें बता दी गई जो कि मैंने आपको पहले बताया कि राग भीम पलासी जो है उसमें ग और नी जो है ये ये कोमल प्रयोग होता है, और इसके आरोह में रेधा वर्जित है, अवरोह इसका संपूर्ण है, वादी मध्यम है, संवादी जो है इसका षड्ज है, और इसको गाने का समय दिन का तृतीय प्रहर है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में कहूँगी, या पहले के जो शास्त्रकार थे बिल्कुल सूत्र में राग का वर्णन कर देते थे, और इससे याद करने के लिए भी बहुत आसान हो जाता था। हम किसी राग के बारे में जानना चाह रहे हैं तो बिल्कुल संक्षिप्त रूप में उसको हम जान सकते हैं। अभिनव राग मंजरी में कुछ इस प्रकार से राग के बारे में कहा गया है। तीखे रिध कोमल गमनी आरोहत रिधहीन सम संवादी वादिते भीम पलासी चीन, यानी तीखे रिध, तीखे यानी जो शुद्ध रे और ध जो है उसको कोमल गमनी आरोहत रिधहीन, यानी आरोह जो है उसको कोमल आरोह जो है उसमें रिध रे और ध जो है वो हीन यानी उसका प्रयोग नहीं किया जाता, कोमल जो है वो ग म नी है, तीखे रिध यानी रे और ध जो है वो शुद्ध है। सम संवादी वादिते भीम पलासी चीन, यानी सम सा और म संवादी और वादी हैं, ऐसे करके भीम पलासी जो है इसको जाना जा सकता है। ये अभिनव राग मंजरी में इस प्रकार से जो है राग का वर्णन किया गया है। तो ये एक पुरानी परंपरा थी कि राग को जो है जब याद किया जाता है या राग के स्वरूप को जाना जाता है तो उसको एक सूत्र में या एक 2 पंक्तियों में या 4 पंक्तियों में उसकी सारी विशेषताएं उसमें डाल दी जाती थी, जिससे कि राग को पढ़ते ही राग समझ में आता है कि भाई इस राग में ये कौन से ठाट से है, या इसमें कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, या इसमें जो स्वर प्रयोग होते हैं उनका कौन सा स्वरूप है, कौन से स्वर हैं जो वर्जित हैं, और कौन से स्वरों को कितना प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं और इसमें बताइए, साथ ही साथ राग का समय भी इसमें बताया गया। तो ये तो विशेषताएं थी जो कि प्राचीन ग्रंथकारों ने, शास्त्रकारों ने जो है राग भीम पलासी के बारे में अपने ग्रंथों में उसके बारे में बताया है। अब इसकी कुछ और विशेषताएं, जैसे मैंने बताया कि रे और ध जो है इसमें आरोह में वर्जित है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अवरोह इसका संपूर्ण है। एक बहुत ही ख़ास बात जो है वो जब राग हम आरंभ करते हैं उसी समय सामने आती है। मैंने जैसे आपको शुरू में आलाप भी किया या मैंने आरोह भी इस प्रारंभ किए, तो उसमें हम देखते हैं कि इस राग का शुभारंभ जो है वो निषाद से यानी मंद्र नी से इसका आरंभ होता है। जैसे हम अपना आलाप भी शुरू करते हैं तो ने 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 सा, यानी षड्ज पर, मध्यम सप्तक के सा पर तो बाद में आ जाता है, लेकिन आरंभ जो है वो नी से किया जाता है। तो ऐसे और भी बहुत से राग हैं जिसमें कि नी से आरंभ होता है, जैसे यमन
जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बिहाग, उसमें भी नी से ही प्रारंभ किया था। तो भीम पलासी भी एक इसी वर्ग का राग है, जिसमें कि जो राग का प्रारंभ जो है वो सीधे सा से न कर मंद्र सप्तक के नी से, और वो भी कोमल नी से इस राग का गायन या इसका वादन जो है वो आरंभ किया जाता है। इस राग में सा म और प ग, इसकी संगति जो है ये बार बार ली जाती है इस राग में, यानी सा म प ग रे सा, सा म न सा म ग ग म प ग म ग रे सा। तो ये सा और म और प और ग की संगति ली जाती है। राग को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए हम मंद्र सप्तक के निषाद और मध्य सप्तक के गांधार का भी की जो संगति उसको भी लेते हैं। जैसे नि सा ग म प ग रे सा नि ग रे सा। इस प्रकार भी जो है गायन का एक तरह से गायन में ये संगति का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि अधिकतर इसमें नी पर सा और ग पर मध्यम की मींड स्पर्श किया जाता है। तो ये मैंने आपको ऐसे ही बताया कि निषाद पर षड्ज का, और जो मध्यम है गंधार पर मध्यम की मींड का स्पर्श मात्र होता है। तो जब हम इस राग के स्वरों के बारे में जानेंगे तो ये बात और अधिक स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊंगी। तो अब प्रारंभ करते हैं कि राग भीम पलासी का आरोह अवरोह और पकड़ में एक बार फिर से गाती हूँ, ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से उसको जान पाएँ। और फिर हम आते हैं इस राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की किस प्रकार से उनको प्रयोग और कितने प्रमाण में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि राग भीम पलासी एकदम सुंदर, मधुर और स्पष्ट रूप से आपके सामने आए। सबसे पहले इसका आरोह नि सा ग म प नि सा सा नि द प म ग रे सा। नि सा ग म प ग म ग रे सा। इतना गाने पर भी ये राग एकदम से सामने आता है। प नि सा नि द प म प ग म ग रे सा। तो ये इस राग की पकड़ थी। पकड़ को एक और तरीके से और उदाहरण से मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे हम विश्व के अलग अलग देशों के लोगों को लें, तो हम जैसे देखते हैं कि भारत का जब नाम लिया था तो हम एक ट्रेडिशनल या पारंपरिक जो हमारा वेशभूषा, उसमें हम साड़ी को पहले लेते हैं। तो जहाँ पे भी साड़ी बात आती है तो हम कहते हैं भाई भारत जो है ये भारत की पोशाक, यानी भारत की पहचान है। तो इस प्रकार से वो एकदम, ये अलग बात है कि भारत के आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर भी साड़ी पहनी जाती है, लेकिन किसी भी पश्चिमी देशों में या और कोई भी देश है वहाँ पर हम जब भारत की पहचान या ट्रेडिशनल ड्रेस बोलते हैं तो साड़ी सबसे पहले सामने आती है। तो इसी प्रकार से राग की जो पहचान है, राग की जो पकड़ है, राग का जो आइडेंटिटी जो उसकी है, उसका जो फ्रेज है यानी स्वरों का समुदाय जो है, वो बिल्कुल अलग राग के बारे में स्पष्ट तरह से सामने आ जाता है। अब हम राग के जो स्वर हैं उनको बारी बारी से देखते हैं कि राग के स्वरों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और कितना उनका प्रयोग होना चाहिए, किस स्वर संगति के साथ, ताकि वो राग भीम पलासी को सामने प्रकट कर सके। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि राग का शुभारंभ जो है वो मंद्र सप्तक के नी से शुरू होता है। तो निषाद स्वर को हम सबसे पहले लेते हैं।
निषाद जो है इस राग में कोमल प्रयोग होता है क्योंकि ये काफी थाट के अंतर्गत आता है। ने ने सा प ने प ने सा ने सा ने दा प ग म प ने सा ने सा गा रे सा ने दा प ग म प ने सा तो देखिए निषाद पर कितना बार बार जो है उसका प्रयोग किया जाता है, बार बार उसको जिस प्रकार से पहले उसको निषाद को लेते हैं फिर हम सा पर जाते हैं, तो ये इस राग की एक बड़ी ख़ास पहचान है और बहुत खूबसूरत पहचान है। राग का आरंभ जो है वो निषाद से ही होगा। निषाद का जब हम प्रयोग करेंगे, कोमल निषाद का, जब हम राग की बढ़त करते हुए इसको हम तार सप्तक के सा पर जाते हैं तो पंचम और निषाद जो है, पंचम से निषाद और फिर षड्ज पर जाते हैं। पनी ने सा ने दा प ग म पनी ने सा पनी दा प म प ग म पनी दा प म प ग म ग रे सा ने प ने सा गा रे सा। तो इस प्रकार से जो मैंने आलाप या जिस प्रकार से स्वर मैंने मंत्र में बताए वो उसी प्रकार से मध्य सप्तक में भी निषाद का वैसे ही प्रयोग होता है। तो निषाद से राग का आरंभ होता है और लेकिन जब हम उसको निषाद को आरोहात्मक तरीके से लेते हैं तो उसमें सा का जो है उसकी थोड़ी स्पर्श करते हैं। पनी ने सा ने, यानी सा का थोड़ा सा एक मीन रूप में स्पर्श आता है। पनी ने सा पनी सा ने, यानी हम बोलेंगे नहीं, गाते हुए हम ऐसा प्रयोग नहीं करें, सा ने नहीं बोलेंगे, वो तो अजीब सा लगे, लेकिन हम जब गा रहे हैं तो सा ने उसको छूते हुए आ रहा है, उसका कण लेते हुए आ रहा है, उसका स्पर्श लेते हुए आ रहा है। तो इस प्रकार से निषाद का प्रयोग करें, लेकिन हम उस पर न्यास नहीं करेंगे, यानी हमारा जो आलाप है उस पर आकर समाप्त नहीं होगा। या ग म प ने दा प ने सा ने दा प ग म प ने, इस प्रकार से नहीं लेंगे क्योंकि राग जो है वो बिगड़ जाएगा। तो राग में जैसे मैंने बताया षड्ज, गांधार, मध्यम और पंचम, ये जो हैं इसके न्यास के स्वर हैं। तो निषाद न्यास का स्वर नहीं है, निषाद जो है वो अनुवादी स्वर है, यानी राग को बनाने में जिसका सहयोग होता है वो अनुवादी स्वर, यानी वादी, संवादी, वादी तो मेन हुआ जिसको हम राजा की तुलना करते हैं जिससे, और संवादी उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट स्वर हुआ, और उसके बाद वे स्वर जिनसे कि राग का निर्माण किया जाता है। तो उनमें से निषाद जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्वर है जो कि अनुवादी स्वरों में आता है और इससे राग का निर्माण किया जाता है। तो ये तो था पहला स्वर जिससे, क्योंकि हम राग की शुरुआत नी से करते हैं, तो निषाद। अब आती है बारी षड्ज की, यानी सा की। सा पे, सा क्योंकि न्यास का स्वर है, तानपुरे पर जो तारें मिलाई जाती हैं, जोड़ी की तार और खरज की तार, वो सा पर ही होती है क्योंकि वो स्केल दिखाता है। तो इसको किस प्रकार से हम सा पर न्यास भी दिखाते हैं और किस प्रकार से सा का प्रयोग किया जाता है। सा
सा गा रे सा नि सा नि दा प ग म प नि सा नि सा गा म ग रे सा म ग रे सा नि गा रे सा। तो सा जो है वो ऐसा स्वर है जो कि जिस पे कि न्यास किया जाता है, जो कि राग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब सा पक्का होता है यानी सा हमारा मजबूत है तो आगे सब कुछ बढ़िया चलता है। राग का विस्तार, राग की बढ़त, राग की क्या आलाप, राग की ताने, बंदिशें सभी जो है वो बहुत खूबसूरती से गाई जाती हैं और बिल्कुल बैलेंस वे में चलता। तो सा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्वर है इस राग में। अब जब हम तार सप्तक के सा पे जाते हैं तो किस प्रकार से तार सप्तक के सा पे, वही जो संगति मैंने मंत्र में बताई उसी संगति के साथ तार सप्तक पे जाते हैं, क्योंकि ऋषभ और धैवत वर्जित है। तो आरोह में हम नी और सा इनकी संगति से जाएंगे। ग म प नि प नि सा प नि सा नि द प ग म प नि सा। तो तार सप्तक के सा पे जो ठहराव है वो आगे हमारा अंतरे के मुखड़े को उठाने में, अंतरे की आलापचारी में, अंतरे को गाने में पूरी तरह से सहायक है। क्यों? क्योंकि हमें एक बेस समझ में आता है कि हम सा पर हमारा सा पक्का है तो आगे के स्वर जो हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे। इसको तुलना मैं दे सकती हूँ कि एक रेलगाड़ी के इंजन की तुलना दे सकती हूँ कि इंजन यदि सही चल रहा है तो गाड़ी एकदम सही चलेगी। तो इसी प्रकार से षड्ज जो है सा, चाहे वो मध्य सप्तक का हो या तार सप्तक का हो, बहुत ही पुख्ता तरीके से उसको लिया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है और ये न्यास का स्वर है और उसको पनी सा इस तरह की संगति के साथ इसको गाया जाता है। और अब देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि निषाद का जो प्रयोग होता है उससे राग निषाद से ही आरंभ होता है, लेकिन सा पर आके जो है हमारा आलाप जो है वो संपन्न होता है। प नि सा नि सा गा रे सा म ग रे सा प म प ग म ग रे सा नि द प म प ग म ग रे सा नि गा रे सा ग म प नि सा नि द प म प ग म ग रे सा प नि सा गा रे सा। तो यहाँ पे आपने देखा कि षड्ज का प्रयोग बार बार होता है, किस प्रकार से वो अलग अलग स्वर संगतियों के साथ उसको गाया जाता है। जब हम षड्ज की बात कर रहे हैं तो निषाद जब हम गाते हैं तो निषाद को लेते हुए, चाहे वो मंद्र सप्तक का हो या तार सप्तक का हो, षड्ज को थोड़ा सा स्पर्श करते हुए आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि षड्ज जो है वो मीन से थोड़ा उसका स्पर्श होता है। प नि सा नि, तो षड्ज का यहाँ पर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर है। अब षड्ज के बाद क्योंकि ऋखभ तो है ही नहीं, जो इस स्वर को आरोह में वर्जित किया गया अवरोह में है, तो हम सीधे आते हैं गांधार पर, क्योंकि हम आरोहात्मक और अवरोहात्मक तरीके से लेते हैं, तो हम गांधार पर आते हैं। गांधार जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर है, न्यास का स्वर है और इस पे ये अलग अलग संगतियों के साथ बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है जब इसको गाया और बजाया जाता है। तो किस प्रकार से देखिए, नि सा गा रे सा प नि सा गा म प ग म प ग म ग रे सा नि गा रे सा प नि सा गा रे सा। तो अब देखिए इसमें नि गा रे सा, एक तो ये प
पा म प ग, प ग, पंचम के साथ गंधार की स्वर संगति, ये नि सा ग म। जब हम षड्ज से मध्यम पर जा रहे हैं तो गांधार से होते हुए जाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और अवरोह में नि सा ग म पा प ग म ग रे सा, पंचम से गांधार की संगति। और मध्यम के बाद ऋषभ पर जब हम आते हैं अवरोहात में तो उस समय गांधार को लेते हुए आएंगे, म ग रे सा पा ग रे सा प म प ग म ग रे सा नि सा ग रे सा नि सा नि ग रे सा नि सा ग ग म ग रे सा। जब गांधार ले रहे हैं तो उसमें भी मध्यम यानी शुद्ध मध्यम का भी थोड़ा बहुत जो है एक स्पर्श उसमें आता है, नि सा ग म ग, यानी मध्यम को टच करता हुआ आ रहा है, लेकिन जहाँ पर मध्यम स्पष्ट रूप से नहीं बोलेंगे, नि सा ग म ग रे सा प नि सा ग ग म म प ग ग म प नि द प म प ग म ग रे सा। यानी आरोह में भी वो स्वर उतना इम्पोर्टेंट है और अवरोह में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो गांधार जो है इसका बहुत ही खूबसूरत जो है अनुवादी स्वर है और इस स्वर से जो है राग की खूबसूरती है, राग के जो चलन है, राग का जो स्वरूप है उसको हम स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं। गांधार के बाद अगला स्वर आता है मध्यम। मध्यम क्योंकि इसका संवादी स्वर है और वादी स्वर है और वादी स्वर जो है वो राजा का, उसको राजा की उपमा दी गई है और इसका जो संवाद है वो षड्ज से है, यानी म वादी और स जो है वो संवादी स्वर है। तो मध्यम वादी होने के नाते इसका बार बार प्रयोग किया जाएगा। किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, आरोह में किस प्रकार से, अवरोह में किस प्रकार से, आइए इसको हम जानते हैं। नि सा ग म ग म म प ग सा ग म म प ग सा म म ग रे सा प नि सा ग म म प ग म ग रे सा प नि सा म ग रे सा नि सा ग म म ग म ग प म ग रे सा नि सा म ग रे सा नि सा ग ग म म ग म सा ग म म ग सा म ग नि सा सा ग ग म म ग। तो शुद्ध मध्यम जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है और आरोह में भी अवरोह में भी इसकी इम्पोर्टेंस, इसका जो एक अपना प्रभुत्व है वो अलग ही दिखता है। और जब सा म ग इतना कहने पे जो है थोड़ा सा इसका, इस राग का जो एक भीम पलासी का जो एक स्वरूप है वो सामने आने लगता है। नि सा ग म म सा म ग रे सा प नि सा ग म म प म प ग ग म प नि द प म प ग नि द प म म प म म प ग सा ग ग म म ग म ग प म प ग म ग रे सा। तो मध्यम जो है वो
बहुत ही खूबसूरत लगता है, बार बार प्रयोग किया जाता है, बार बार उस पर न्यास होता है। मध्यम के लगते ही राग भीम पलासी का एक जो अपना स्वरूप है वो सामने आने लगता है, और षडज और मध्यम का जो एक संवाद है वो इस राग में बहुत ही सुंदरता को बिल्कुल अलग तरीके से वो चमकता है। और जब हम इसके आरोह की बात करते हैं तो आरोह में भी देखिए नि सा ग म प ग म ग प म प ग। गांधार से जब पंचम पर जाते हैं तो मध्यम जो है वो अपना एक उसका जो अस्तित्व है वो सामने आता है, वो एक कड़ी के रूप में काम करता है। और क्योंकि वादी स्वर है तो वादी स्वर अपना अलग ही चमकेगा। तो इस प्रकार से मध्यम जो है वो न्यास स्वर और वादी स्वर जो है वो सामने स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। अब मध्यम के बाद आती है बारी आपके पंचम की। पंचम जो है वो भी एक न्यास का स्वर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वर है। और जब तानपुरा हम मिलाते हैं तो तानपुरा में पहली जो तार होती है वो पंचम पे ही मिलाई जाती है। सा और प यानी षड्ज और पंचम ये दोनों जो हैं एक स्केल देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि हमें इसी पर अपनी जो राग की जो गाड़ी है इसी पर दौड़ानी है, यानी इसी प्लेटफॉर्म पे चलिए, इसी ट्रैक पे चलना है। तो हमें समझ में आता है कि हमारा स्केल क्या है, हमारा हम किस सुर को सा मान के, सा को जब सा मानते हैं तो हमारा पंचम जो है वो हमें एक दायरा बताता है कि यहाँ से आपने शुरू करना है। तो पंचम का प्रयोग कैसे, पने सा पने 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 सा ने सा गा मा मा गा मा गा पा गा मा पा मा पा गा ग म प नि द प म प ग म ग प सा म म ग ग म प नि द प म प ग सा ग म प ग म ग प सा नि द प नि द प ग म प नि सा नि द प। तो आप देखिए बार बार मैं पंचम पर न्यास कर रही हूँ। जब राग का आरंभ करते हैं तो हम पहले, जैसे मैं हमेशा बताती कि मंद्र के स्वरों को पहले राग का विस्तार मंद्र में करिए, ताकि आपके आवाज़ जो है वो भी एक अच्छी आवाज़ के रूप में सामने आए और मंद्र भी आपका स्पष्ट हो। तो मंद्र को स्पष्ट करने में पंचम का बहुत बड़ा योगदान है। पनी सा यानी मध्य सप्तक के षड्ज पर आने पे हम यदि सीधे निखात से ही बार बार चलेंगे, निषाद को ले लेके ने सा गा रे सा, तो वैरायटी नज़र नहीं आएगी। तो पंचम का इस्तेमाल मंद्र से ही करेंगे तो राग बहुत खिल कर सामने आएगा। इसी प्रकार से पंचम को जब मध्य सप्तक पर इस्तेमाल करेंगे, पंचम का प्रयोग करेंगे, तो उसे बार बार ठहराव उस पर आवश्यक है। और पंचम एक इतना इम्पॉर्टेंट स्वर है कि जब हम अपने आलाप को तार सप्तक की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पंचम बहुत सहयोगी होता है। ग म प नि सा नि द प म प ग म ग प प नि द प ग म प नि सा नि द प नि द प म प ग सा ग ग म म प ग म प नि द प म प म प ग। आप देख रहे होंगे कि पंचम के बाद में गंधार का प्रयोग कर रही हूँ, म प ग। तो यहाँ पर पंचम के साथ गांधार की स्वर संगति बहुत ही खूबसूरत लगती है। और पंचम का जैसे आपको सुनने से ही पता चल गया कि पंचम का प्रयोग कितना अधिक किया जाता है, क्योंकि न्यास का स्वर है। और इस स्वर से हम बड़े आसानी से अपने आलाप को जो है इसको हम तार सप्तक की तरफ ले जा सकते हैं और एक तरह से सहयोगी है उसमें।
अब पंचम के बाद क्योंकि धैवत वर्जित है तो हम निषाद पर आते। निषाद जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि मंद्र सप्तक का निषाद किस प्रकार से प्रयोग किया था। अब मध्य सप्तक का निषाद जब तार सप्तक के सा पर जा रहे तो पनी नी पनी सा सा नि द प ग म पनी द पनी नी पनी नी सा नि ग रे सा नि द प ग म पनी सा नि द पनी द प ग म ग प ग म पनी पनी नी सा। तो पंचम और निषाद ये दोनों न्यास के स्वर हैं और निषाद भी इम्पॉर्टेंट है इस राग में। तो निषाद का जो रोल है वो इतना है कि वो पंचम से जब हम सा तार सप्तक के सा पर जाते हैं तो वो उसमें एक कड़ी के रूप में काम आता है और बड़ी मधुरता के साथ। और जब हम अपने आलाप को आगे बढ़ाते हैं और तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग करते हैं तो तार सप्तक का आलाप भी निषाद मध्य सप्तक के निषाद से आरंभ होगा। नी सा गा रे सा पनी नी सा नि द प ग म पनी सा गा रे सा नि सा ग म प ग रे सा नि पनी सा। तो निषाद का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर उसका योगदान है। अब रही बात, ये तो बात थी आरोहात्मक रूप में किस प्रकार स्वरों का प्रयोग किया था। अब अवरोहात्मक लेते हैं तो हम कहते हैं अवरोह इसका संपूर्ण है। संपूर्ण अवरोह का मतलब इसके अवरोह में धैवत और ऋषभ का प्रयोग होता है। तो धैवत और ऋषभ की भी जानकारी लेते हैं कि धैवत और ऋषभ का प्रयोग किस प्रकार से है। अब ऋषभ की जब बात करते हैं नी सा गा रे सा पनी सा गा रे सा मा ग रे सा पा मा प ग म ग रे सा नि गा रे सा। यानी गांधार से जब हम अवरोहात्मक रूप में षड्ज पर आ रहे हैं तो ऋषभ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऋषभ पर न्यास नहीं होगा। गा रे सा ऐसा नहीं होगा। नि सा गा रे सा पनी सा गा रे सा नि सा गा मा गा म गा पा मा प ग म ग रे सा नि सा गा रे सा पनी सा गा रे सा। तो इस प्रकार से ऋषभ का प्रयोग होता है। वहीं पर जब हम धैवत को लेते हैं तो क्योंकि अवरोह में मैंने बताया अवरोह संपूर्ण है, दूसरा स्वर अवरोह को संपूर्ण बनाने में धैवत प्रयोग होता है। तो धैवत किस प्रकार से ग म पनी सा नि द प ग म पनी द प ग म ग प नि द प सा नि द प ग रे सा नि द प म प ग नि सा ग म प नि सा नि द प म प ग ग म ग प प नि द प म प ग म ग रे सा नि द प ग म प नि सा ग रे सा नि द प सा नि द प ग म प नि सा पनी सा गा रे सा नि द प म प ग म प नि द प। तो देखिए ध को हम छूते हुए आ रहे हैं, ध का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन धैवत पर हम न्यास नहीं कर रहे, धैवत पर हम रुकेंगे नहीं। सा नि द प ग म प नि द प। इस प्रकार से यदि हम गाते हैं तो फिर राग भीम पलासी बिगड़ जाता है, राग भीम पलासी नहीं हुआ, वो कुछ और ही निकल कर आएगा। या हम कहेंगे कि हम राग को जो है खराब कर रहे हैं, राग का जो एक अपना जो एक
स्वरूप है वो बिगाड़ रहे हैं। तो दैवत का इस प्रकार से प्रयोग नहीं होता। तो स्वरों का किस प्रकार से, कितने प्रमाण में, किस स्वर संगति के अनुसार प्रयोग होता है, उसी से राग जो है वो बनता है। आरोह अवरोह राग में जो है वो एक इस चीज़ को दर्शाता है कि राग में स्वरों का कितना, कौन कौन से स्वरों का प्रयोग हो रहा है, किस स्वरूप में प्रयोग हो रहा है और किस क्रम से प्रयोग हो रहा है। तो आरोह अवरोह से लेकिन राग का हम कह नहीं सकते कि आरोह अवरोह गाते ही हमें राग आ गया। हमें राग के चलन को जानना है, यानी राग की क्या चाल है, राग किस प्रकार से राग में जो है उसका बढ़त किया जाता है, और उस बढ़त के दौरान या जब हम जैसे कहते हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम विस्तार कर रहे हैं, उसके दौरान स्वरों का किस प्रकार से कितना प्रयोग और किस प्रमाण में, किस स्वर संगति के आधार पर प्रयोग होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो सब जानने के लिए राग का चलन जानना बहुत ज़रूरी है। राग भीम पलासी जो है, इसको जब हम गाएंगे, अब जब हम ताने इसकी बनाते हैं, पलटे बनाते, नि सा गा मा प नि सा नि धा प म ग रे सा, उसी नियम को फॉलो करें कि आरोह में ऋषभ और दैवत, नि सा गा मा प म ग रे सा, नि सा गा मा प नि धा प म ग रे सा, नि सा गा मा प नि सा नि धा प म ग रे सा। तो आप देखें कि नि सा गा मा प नि सा नि धा प म ग रे सा, नि सा गा मा मा प ग म ग रे सा। जब राग का चलन जान गए तो राग का आलापचारी और राग का जो ताने हैं वो स्वयं बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमें नियम पता है, हमें पता है कौन से स्वर इसमें प्रयोग होते हैं, आरोह में कौन से स्वर, अवरोह में कौन से स्वर, और उन स्वरों की संगतियाँ किस प्रकार से, कोई विशेष स्वर संगति तो नहीं जो इसमें बार बार दर्शाई जाए, कितने प्रमाण से, नहीं कितना, किस बैलेंस से उस स्वर को प्रयोग करना है, ये सब राग के स्वरूप को जो है वो उजागर करता है। राग भीम पलासी, जैसे मैंने आपसे बताया कि एक बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर राग है, और इस राग में इस राग का जो चलन है, कहूँ वो मंद्र, मध्य और तार तीनों सप्तकों में है। और इस राग को मंद्र निषाद से प्रारंभ करते हैं। इस राग में हमें ध्रुपद भी मिलते हैं, इस राग में जो निर्माण किए गए हैं, ख्याल भी मिलते हैं। और जिस प्रकार से हम सुगम संगीत की बात करें तो सुगम संगीत में बहुत से गीत हैं, बहुत से ऐसे फिल्मों में भी इस प्रकार से गीत प्रयोग किए गए जो कि राग भीम पलासी, क्योंकि राग ही इतना मधुर है, राग में स्कोप बहुत ज़्यादा है, राग में विस्तार करने का जो है हमें काफ़ी जगह उसमें प्रदान की गई है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राग का जो भाव है वो हमारे मनोभाव, अलग अलग तरह के मनोभाव उसमें बिल्कुल सही बैठता है कि श्रृंगार और मधुरता इस राग के लिए बहुत ही उपयुक्त रस माना गया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राग भीम पलासी को यदि हमने इस प्रकार से जाना तो राग भीम पलासी के स्वरूप के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी जो है वो मिल जाती है। तो ये था राग भीम पलासी का एक परिचय। जी सरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आपने राग भीम पलासी के बारे में समझाया, बताया। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र छात्राओं ने इस वक्त हमें देखा होगा, सुना होगा, ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और जैसा कि आपने भी कहा कि राग का अर्थ ही रंग है, राग का अर्थ ही भाव है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो जीवन के विभिन्न भाव होते हैं, चाहे वो विलाप हो, वियोग हो, प्रेम हो, इन रागों के द्वारा उसको समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है। राग, जैसे मैंने बोला कि जब ये राग बने होंगे, क्योंकि संगीत जो है वो क्या है, संगीत एक मनो जो भाव है, मन के जो भाव हैं उन्हीं को लेके उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं गा के बजा के, तो वही संगीत है। तो हमारा भाव जो है वो एक ही तरह का तो हो नहीं सकता। हम कभी खुश भी हैं, कभी हम दुखी भी हैं, कभी हम थोड़ा सा एकांत में बैठ के हम खुश तो हैं लेकिन हम बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हैं, या कभी बहुत अधिक प्रफुल्लित हैं, या कभी हमारा एक वीर रस सामने है, कभी हम वात्सल्य रस सामने। तो ये अलग अलग जो फील्स हैं, अलग अलग जो इमोशंस हैं, ये जो इमोशंस हैं ये इन रागों के द्वारा जो है वो सामने आता है। वैसे भी कहा कि रंजयति इति राग, जो रंजन करे वही राग। तो रंजन किस प्रकार से, एक ही तरह का तो हम रंजन देख नहीं सकते, हमें अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति के लिए जो है इन रागों के द्वारा हम बहुत आसानी से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और रंग जो है, रंग से मेरा अर्थ है कि रंग एक भाव को हम कह सकते हैं
कि भाई ये एक हृदय में एक ऐसा रंग छोड़ गया। यदि हम एक आम भाषा में बोले, इसका मतलब हृदय में एक ऐसा भाव, या उसको सुनने के बाद, उसको गाने के बाद हमें ऐसा फील हुआ, एक विशेष प्रकार का भाव फील हुआ, तो उसको हम रंग या उसको राग। तो राग पूरी तरह से इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति के लिए जो है पूरी तरह से वे सफल रहे हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने यहाँ कही। हम कह सकते हैं कि मानव की जब संरचना हुई, मानव की जब उत्पत्ति हुई, तो किस प्रकार संगीत उसमें समाहित हो गया, किस तरीके से व्यक्ति जो है संगीत में घुल मिल गया या संगीत व्यक्ति में घुल मिल गई, इसको समझना शायद एक अनूठा प्रयोग होगा। और जैसा कि इस लेक्चर के माध्यम से मैंने जाना भी और समझा भी कि हम कहते हैं कि संगीत कला है, हाँ संगीत कला है, पर इस लेक्चर के माध्यम से कहीं ना कहीं समझ में आया कि संगीत विज्ञान भी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक के बाद एक करके सीढ़ी ना चढ़ी जाए तो शायद संगीत को समझना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाएगा। तो क्या आप ये मानती हैं कि हाँ संगीत कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है? बिल्कुल है। आप संगीत की जहाँ तक बात करते हैं तो हम जैसे हमने बोला कि राग, अब मैं राग भीम पलासी के बारे में, राग भीम पलासी जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके निर्माण में स्वर कौन से हैं, क्या बैलेंस रखना है, या हम उसके भावों को देखिए। अल्टीमेटली जो कुछ भी इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ सामने आई है, चाहे वो आविष्कार कहें, चाहे किसी चीज़ की प्रगति करें, वो एक जिज्ञासा से ही आई है। तो ये जिज्ञासा हमारे अंदर एक तरह का भाव पैदा करती है, उसी भाव से जो है हम जो है वो राग उसी भाव को लेकर बनाए। तो बिल्कुल विज्ञान की बात है। और वैसे भी हम कहते हैं कि साउंड, ध्वनि जो है उसके बारे में तो हम फिजिक्स में वैसे भी पढ़ते हैं। तो ये तो ध्वनि एकदम प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है। तो पूरा यहाँ पे तो साउंड जो है वो पूरा चैप्टर जो मैं फिज़िक्स का कहूँगी वो म्यूज़िक से रिलेटेड। वैसे भी आप देखा जाए तो संगीत की थेरेपीज़ आजकल बहुत आने लगी हैं जी, कि म्यूज़िकल थेरेपीज़ जो होती हैं वो दी जाती है, वहाँ पर विज्ञान है। ये कहा जाता है कि जब मातृत्व का जो अनुभव माँ को होता है किसी शिशु के जन्म से पहले, तो कहा जाता है कि संगीत सुनो, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, बच्चे का ब्रेन जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से डेवलप होता है। उस समय जो बॉडी में अलग तरीके से जो एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, एक तरह से बिल्कुल उथल पुथल मची होती है, तो वो इसी संगीत के द्वारा ही उसको शांत किया जा सकता है। इसलिए संगीत जो है वो टोटली एक साइंस तो है, मैथ्स भी है। अब मैं ताल की बात करती तो पूरा मैथमेटिकल है। जी बिल्कुल। तो साइंस एक विज्ञान के तौर पे संगीत को लिया जाए तो बिल्कुल सही बात है। और आजकल तो इसके ऊपर थेरेपीज चल रही हैं, साइकोलॉजिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, साइकेट्रिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि यदि संगीत किया जाए तो आप अपने आप में ही अपना एक ट्रीटमेंट करने लगते हैं। जी बिल्कुल सरिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत के जो गुण आपने साझा किए हैं हमारे तमाम स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने इस लेक्चर को देखा होगा, यही उम्मीद है कि अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है जो आप सरिता जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.cc@nic.in पर, जिससे कि अगली बार जब सरिता जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का उत्तर हम दे सकें सरिता जी के माध्यम से। तो सरिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं शुक्रिया करना चाहूँगी गगनजीत जी का जो तानपुरे पर हमारे साथ ही अभी तक, और साथ ही साथ धन्यवाद है पार्थ का जो तबले पर संगत कर रहे थे सरिता जी को। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।